Students, today I am going to explain photoelectric effect to you. The term photo मतलब लाइट, ओके. फोटो का मतलब है लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन. मूवमेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यू नो. तो इलेक्ट्रिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू इट इलेक्ट्रॉन. That is, I like to tell you, there is a phenomenon that when a light of certain frequency fall on a particular metal surface, then electrons are ejected. मेरा कहने का मतलब है, जब भी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक लाइट स्पेसिफिक कुछ मेटल की सरफेस पर गिरता है तो उस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के आता है. ये जो प्रक्रिया या तो फेनोमेनन है, इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इसके जरिए जो इलेक्ट्रॉन निकाल के आ रहा है, इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब बात है, क्या हर लाइट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए काबिल है? आंसर इज़ नो. क्या हर मेटल इसके लिए काबिल है? नहीं, ओनली फ्यू मेटल्स. एंड light of particular frequency, okay, only few metal, specially here I like to tell you, वो सारा मेटल होगा जिसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है. जिसे स्पेशली आई लाइक टू टेल यू, सीजियम हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. सीजियम का सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण ये सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा. एक लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा वो भी क्या कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा. नो, सब मेटल से नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सब मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है. सबका बहुत, किसी का बहुत कम, किसी का बहुत ज़्यादा. और ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो तो वो लाइट जो आएगा, उस लाइट के पास वो कैपेसिटी होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन जिस बाइंडिंग फोर्स से न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, उस फोर्स को तोड़ के वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो ताकत, उतना फोर्स आपको देना चाहिए. इसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. एक नेल या तो आलपिन जिसका कहते हैं, वो वॉल पे लगा हुआ है टाइटली, और एक लूजली, वेरी लूजली एक आलपिन लगा हुआ है, ओके, वॉल पे. तो वेरी टाइटली एक और एक वेरी लूजली, तो किसको निकालना आसान होगा आपके लिए? लूजली जो है वो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने से ही वो निकाल के आएगा. लेकिन जो नेल बहुत टाइटली वॉल पे लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए आपको बहुत ताकत देना पड़ेगा. ठीक उसी तरह आपका जो लाइट आप दे रहे हो, लाइट के पास वो ताकत, वो एनर्जी है, उसी जरिए वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. और इलेक्ट्रॉन कैसा? न्यूक्लियस से एक बाइंडिंग फोर्स से बंधा हुआ है. जब तक वो बाइंडिंग फोर्स टूटेगा नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं. दैट मीन्स वो बाइंडिंग फोर्स को तोड़ने के लिए जो लाइट आप फेंक रहे हो मेटल सरफेस पर, उस मेटल के पास उतना ताकत, उतना एनर्जी होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं. ठीक है. तो क्या आयरन की सरफेस से भी मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकता है. लेकिन उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उतना एनर्जी आपका कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट वो एनर्जी दे नहीं पाएगा. इसीलिए मैंने बोला ना, सीजियम से सबसे आसान है. सीजियम, रुबिडियम, पोटाशियम, इन सब मेटल जिसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, उन लोगों की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना लाइट अप्लाई करके संभव है. कुछ फेनोमेनन जो हमने, कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं, उसके बारे में आपको मैं अब बोल देता हूँ. देखो, एक मैंने जैसे बोला, एक टाइटली आलपिन या तो नेल और एक लूजली. उसके लिए टाइटली वाला को हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लूजली वाला को हटाने के लिए कम एनर्जी चाहिए. उसी तरह एक पर्टिकुलर मेटल से जब भी तुम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे, उस मेटल में एक इलेक्ट्रॉन एक बाइंडिंग फोर्स से बंधा हुआ है. जिस बाइंडिंग फोर्स से बंधा हुआ है, उस फोर्स का नाम है, एक्चुअली मैं बोलूँगा थ्रेशोल्ड फोर्स. और देखो, हर फोर्स के साथ थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकता हूँ, फोर्स नहीं, एनर्जी ज़्यादा है. थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम की एनर्जी से
वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ होता है। और हर एनर्जी के साथ कोई भी एनर्जी चाहे कोई भी हो, E=h/nu, जो आपने आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ के आए हो, दैट इज एनर्जी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स हर एनर्जी के साथ एक फ्रीक्वेंसी जुड़ा हुआ है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ जो फ्रीक्वेंसी जुड़ा हुआ है उसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो तुमने यदि वो लाइट दे दिया जिस लाइट में एक पर्टिकुलर मेटल की जितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब एनर्जी है उसको ओवरकम करने के लिए उतना हर एनर्जी हर लाइट के पास क्या होगा, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा और उस फ्रीक्वेंसी के जरिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी उसके पास होगा। तुमने एक लाइट दिया, उसके पास एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, नहीं। ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर मेटल देयर एग्जिस्ट इन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सच दैट इन फ्रीक्वेंसी बिलो द थ्रेशोल्ड नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड नो मैटर हाउ लॉन्ग आर द इंटेंसिटी और हाउ लॉन्ग द लाइट इज बीइंग सप्लाइड। जितना वक्त तो किया तो हाई जितना भी इंटेंसिटी वाला लाइट भी आप दो, लेकिन यदि उस लाइट में वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना हो जिसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, वो लाइट उस मेटल्स की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कामयाब नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बात है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये बात को आपको थोड़ा काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब मेटल सर्विस से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास निकलने के बाद एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगा और वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नॉट ऑन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। ओके। नाउ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज directly proportional to the intensity of the light, not on the frequency. काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। इतना बातें क्लियर। ये सारा कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया, लेकिन थ्रेशोल्ड वाला बातें आपको अभी तक शायद क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपके सामने एक छोटा मोटा स्टोरी के रूप में उसको जिसका उपमा कहते हैं, उपमा के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से समझो, लेकिन वो बात आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखना नहीं है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट देने की बात कर रहा हूँ। देखो समझ लो कि ये एक मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल का दाम है से 20,000 रुपीज़, 20K, ठीक है। अब ए इज ए स्टूडेंट ए इज ए स्टूडेंट, ओके। एक स्टूडेंट ए एक दिन दुकान में गया, जाके बोला, इस मोबाइल बहुत सारा चेक किया, देखा तो दुकानदार ने ये मोबाइल निकाला तो ये मोबाइल उसको पसंद आ गया। तो वो स्टूडेंट ने दुकानदार को बोला इसका दाम कितना है, बोला 20,000। बोले इससे कम ना, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। तो स्टूडेंट ने अपना पार्ट्स निकाल कर देखा, उसके पास 15,000 रुपया है, 15,000 है। तो क्या उस स्टूडेंट को ये मोबाइल मिलेगा? नहीं। अनदर स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी आया, वो आने के बाद मोबाइल उसी दुकान में ढूंढा, तो देखते देखते यही मोबाइल को उसको पसंद आया। जो पहला ए स्टूडेंट ने देखा था वही इसी मोबाइल को ही पसंद आ गया। तो पूछा कितना है दाम, बोला 20,000। बोले कुछ कम, वही बात, नहीं 1 रुपया भी कम नहीं होगा। तो 20,000 पार्ट स्टूडेंट ने अपना पार्ट्स निकाल के देखा, उसके पास जस्ट 20,000 है।
ओनली 20,000 रुपीज़ है। तो क्या उसको मोबाइल मिलेगा? हाँ मिलेगा। 20,000 रुपया दे दिया, मोबाइल मिल गया। मोबाइल लेकर वो तो निकाल तो पड़ा, लेकिन बेचारे को जाने के लिए कुछ व्हीकल नहीं था, एक रिक्शा भी पकड़ने की कुछ, उसको पानी की प्यास लगा, एक 10 रुपये पे पानी खरीदने के लिए उसको कुछ नहीं था। बेचारा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, तो क्या करा, किसी तरह पैदल में घर में जाना पड़ा। मोबाइल तो मिला, लेकिन उसको बाकी और कुछ करने का मौका नहीं मिला। तीसरा दिन स्टूडेंट सी आया उसी दुकान में। उसने मोबाइल ढूंढते ढूंढते वही ब्रांड का वही मोबाइल को, फिर उसको भी पसंद आया, उसी टाइप का मोबाइल का 20,000 रुपया वाला मोबाइल ही पसंद आया। तो उसने बोला कितना दाम है? दुकानदार ने वही बोला, वही बात है सब कुछ। तो उसने अपना पार्ट्स निकाला, देखा उसके पास 30,000 रुपया है, 30,000। तो 20,000 रुपया तो दे दिया। निकाल देने के बाद वो मोबाइल लेकर निकल पड़ा। निकल पड़ने के बाद रास्ते में किसी को, फ्रेंड को मिला, तो उसको स्प्रिंग वैली या किसी दुकान में ले गया। लेने के बाद उसको वहाँ चाय चुई खिलाया। इसके बाद अपना एक टैक्सी को बुलाया, और टैक्सी इधर आ। टैक्सी आया, टैक्सी को 2,000 रुपया उसको रेंट दिया, देकर अपना घर चला गया। तो ये जो 3 स्टूडेंट आपने देखा, इस 3 स्टूडेंट और ये मोबाइल, आपकी ये फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन को पूरा आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। ये 20,020K जो है, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके। तो ए स्टूडेंट जब आया, उसके पास वो लाइट था, लाइट मतलब रुपया, एनर्जी था, लेकिन वो थ्रेशोल्ड इस मेटल या उस मोबाइल को या इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस मोबाइल मतलब इलेक्ट्रॉन, इसको हटाने के लिए, निकालने के लिए, लेने के लिए उसके पास उतना ताकत नहीं था। तो वो इलेक्ट्रॉन या तो मोबाइल को हटा नहीं पाया। बी आया, लेकिन बी इलेक्ट्रॉन रूपी मोबाइल जो है, मोबाइल उसको हटाने के लिए उसके पास 20,000 रुपया था। तो जस्ट ये 20,000 क्या था? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बराबरी था। ठीक है। तो ये 20,000 रुपया देकर ये मोबाइल उसको मिल गया, लेकिन बेचारे को तो और इसके बाद जितना थ्रेशोल्ड एनर्जी था वहाँ खर्चा हो गया। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 था, काइनेटिक एनर्जी 0 था। 3 नंबर जो स्टूडेंट आया, तो उसके पास 30,000 रुपया था, 20,000 चला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो अभी भी उसके पास कितना, 10,000 रुपया बचा हुआ है। तो देखो, 30,000 माइनस 20,000, कुल मिलाकर बचा 10,000। तो ये जो था 30,000 लाइट के पास क्या था? लाइट का एनर्जी, एनर्जी ऑफ द लाइट। और ये क्या था? थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये था क्या? ये जो 10,000 बाकी बचा, 10,000 उससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा निकालने के बाद, तो ये है काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इससे E माइनस E0 इजिकल टू KE काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो E0 है, इसको कभी कभार हम W0 से भी वर्क फंक्शन कहते, वर्क फंक्शन या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वर्क फंक्शन भी कहते, W0 वर्क फंक्शन। ओके। तो W0 कर देता हूँ। तो E इज एन एनर्जी, ये क्या है? H न्यू। W0 क्या है? H न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी KE, इसको आप चाहो तो ½ mv² भी लिख सकते हो। ओके। तो H कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी KE लिख देता हूँ, चलेगा। अब देखो, आपको जानना चाहिए कि मैंने बोला था C इजिकल टू न्यू लेमडा, ये आपको मिला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो न्यू इजिकल टू C बाई लेमडा। ओके।
तो इसी इक्वेशन को यदि हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो क्या लिख पाऊँगा, h इंटू न्यू मतलब 1/c/λ माइनस लेमडा न्यू नॉट को मैं लिख देता हूँ c/λ0 इजिकल टू के ई या तो हाफ mv², जो कुछ भी लिखो, ठीक है। चाहो तो c भी कॉमन ला सकते हो। तो इसी तरह ये जो इक्वेशन आपको मिला इसी न्यूमेरिकल में यूज़ होता है और इसी इक्वेशन को ही हम कहते हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन किया गया ये आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन बढ़िया से दिया था। फर्स्ट द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये जो इक्वेशन है इसका नाम है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरे बात क्लियर हुआ? तो इसी को ही मैं दूसरा रूप देना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मे आई राइट इट लाइक दैट, E इज इक्वल टू W0 प्लस के ई, E इज इक्वल टू W0 प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपको मिला था, आपको मैंने पहले मेरे को मिला था, कहाँ मिला था दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये देखो, E माइनस के W0 इज इक्वल टू के ई, तो इसी को ही मैं मॉडिफाई करके E इज इक्वल टू W0 प्लस के ई लिख सकता हूँ। एक ही बात है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? तो ये जो W0 है, W0 को हम कहते हैं, ये जो W0 है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेवलेंथ। W0 इज कॉल्ड क्रिटिकल वेवलेंथ, W0 इज कॉल्ड क्रिटिकल वेवलेंथ। ओके, तो इसी टॉपिक पर नेक्स्ट में कुछ न्यूमेरिकल की बातें करूँगा। थैंक यू।